हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो यार आज हम लोग ने 400 तक का हम लोगों ने लास्ट अपनी MCQ क्लास में MCQs क्लियर करें। तो आज हम लोग 401 से स्टार्ट करेंगे। 401 में हमारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। सेकंड है C राजगोपालाचारी। C नंबर में है लॉर्ड रिपन। डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है। इसमें जो भी मैं अपनी MCQ बुक में जो भी मैंने MCQ सीरीज़ चला रखी है, इसमें जो भी विद फैक्ट हर एक आंसर हर एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको नीड है MCQs की, तो आप लोग ज़रूर मेरी क्लास को देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। फैक्ट अगर है भारत में विद्युत तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई थी। ठीक है। कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। इसी के समय में 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। भारत में विद्युत तार का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद उसने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस समय अवध क्षेत्र, राजपूताना व बुंदेलखंड तक ठगी का बोलबाला था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उसने 1835 ईस्वी में मैकले के प्रतिवेदन के आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे। मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता। आरंभ में भारत में मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन न्यायालयों की स्थापना 1961 में भारतीय परिषद अधिनियम के आधार पर 1962 में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया, जिसमें एक न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। TB मैकले। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में किया गया था। यह 4 सदस्यीय निकाय था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया था। ठीक है। भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। TB मैकले। नेक्स्ट हमारा, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। डी हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था। हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हेक्टेयर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें संयुक्त सेना पराजित हुई। ठीक है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट हमारा, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी, जो तत्कालीन समय में उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण बना।
इसी घोषणा के फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई थी? लॉर्ड कर्जन। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लॉर्ड कर्जन के क्रूर प्रशासनिक निर्णयों के कारण इसकी तुलना औरंगजेब से की गई थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी 1833 में। ऑप्शन में नहीं है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक और असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण तथा निर्देशन सौंप दिया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग्स थे। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अतः कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि विकल्पों में 1833 नहीं है। ठीक है। 1833 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। इसके साथ ही वायसराय अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। ठीक है। जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में पहली बार 1853 में मुंबई से थाने के मध्य रेलगाड़ी चलाई गई। जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो। वायसराय के रूप में लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 तक रहा। 8 फरवरी 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप में एक अफगान द्वारा चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। मेयो के द्वारा 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई। मेयो द्वारा 1872 में कृषि विभाग तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति से सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था। इसके द्वारा वर्ष 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया,
जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत का आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम बेंटिक द्वारा। विलियम बेंटिक द्वारा द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अच्छा, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम बोझ की अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? जॉन शोर द्वारा। गवर्नर जनरल जॉन शोर के द्वारा न्यायिक कार्य के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वेलेजली भारत कब आया? 1798। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा करना था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे, पहला, यह उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित थी। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय। फिर हमारा, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी बंगाल का एक गवर्नर जनरल था। भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्कीकरण के सिद्धांत लागू हुआ। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। ठीक है। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1819 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, अभी पढ़ा था। तृतीय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किए गए। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांतों को लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया तथा इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांतों को लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद 1774 में आत्महत्या कर ली। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। ठीक है भाई, याद रखना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सीधी शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सीधी शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र पारित किया गया और भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। 1856 से 62 कर लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। अंग्रेजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय लॉर्ड मैकले को जाता है। अंग्रेजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय लॉर्ड मैकले को जाता है। अंग्रेजी को आधारित भाषा के रूप में किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस ब्रिटिश शासन ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से 1805 तक कार्य किया था। सहायक संधि एक तरह की संधि थी जिसमें कंपनी भारतीय राज्यों से यह वादा लेती थी कि वे अपनी सेवा को भंग कर देंगे, ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखने के लिए भुगतान करेंगे, बिना कंपनी की अनुमति किसी अन्य शक्ति के साथ संधि नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत भारत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल के रूप में जून 1948 तक इस पद पर कार्य किया। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। जिस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था। इन्हें मैसूर का बाघ भी कहा जाता था। 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना के खिलाफ श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई। उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली कर रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। संवैधानिक विकास। किस वर्ष वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1878। वर्नेकुलर प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन द्वारा पारित कराया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लेना तथा ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को दबाना था। इस अधिनियम को न मानने वाले पत्रों पर सजा का भी प्रावधान था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अच्छा, ठीक है। इस अधिनियम का प्रभाव यह रहा कि भारतीय समाचार पत्रों की भाषा एवं प्रवृत्ति प्रभावित हुई। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने इसका विरोध किया। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। अच्छा, अगला कह रहा है अधिनियम और विशेषताएं। माले मिंटो सुधार, भारत शासन अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। एक बार तुक्का लगाएं क्या? माले मिंटो, माले मिंटो। वैसे इसमें एमसीक्यू देखूं क्या है। मेरे को पहले वाले का 3 2 4 1 है ना। पहले वाले का ये है ए 3 2 4 1। मोहल्ले मिंटो, पृथक निर्वाचन, भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय न्यायालय की स्थापना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द्वैध शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वायसराय पद की समाप्ति। माल्य मिंटो सुधार 1909, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द्वैध शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, वायसराय पद की समाप्ति 1947। ठीक है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाना था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ किया गया। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में, याद रखना यार। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स था राजनीतिक मामलों के लिए। फिर है किस आयोग ने प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करने की सिफारिश की थी? साइमन आयोग। 1927 में नियुक्त साइमन आयोग, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे, ने अपनी रिपोर्ट 1930 में कहा कि दोहरे प्रशासन की प्रणाली असफल रही। प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का विभाजन समाप्त किया जाए, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्तर पर पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव कब पेश किया था? 1929। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया था। जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव, बाबरे 14 हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव कब पारित किया था? 1929 में। नेक्स्ट है 1835 में स्थापित प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकले। ब्रिटिश भारत में कानून व्यवस्था को एक रूप बनाने के लिए विधि आयोग गठित किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकले था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विनियम अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, माल्य मिंटो सुधार। माल्य मिंटो सुधार अभी पढ़ा था हमने 1909 में। डी का चौथा किसमें है? डी का चौथा इसमें है, तो ए सही होगा। ये पढ़ा था ना अभी। माल्य मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये तो द्वैत शासन वो था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। अब देखो विनियम अधिनियम 1773, विनियम अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, माल्य मिंटो सुधार नियम अधिनियम 1909। ठीक है। माल्य मिंटो 1909, भारत परिषद 1861, भारत सरकार 1935, विनिमय अधिनियम 1773। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अदालत प्रणाली कब लागू की गई? ये तो अभी पीछे पढ़ा था हमने 1772 में। बंगाल नहीं, अभी अच्छा वो था, वो 3 थे ना अलग अलग, ये थे हमारे, ये भी तो पढ़ा था, आ गया हो। ये है मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता। आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे मद्रास, मुंबई एवं कलकत्ता में। ठीक है। यहाँ है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अदालत प्रणाली कब लागू की गई? 1772। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक संगठित अदालत प्रणाली 1726 के चार्टर के बाद लागू की गई थी, लेकिन इसका वास्तविक विस्तार और नियमित कार्यान्वयन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों के दौरान हुआ था। ठीक है। इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? लॉर्ड मैकले। भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता लॉर्ड मैकले था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों पर भारतीय दंड संहिता IPC 1860 अस्तित्व में आया। यह कोड 1 जनवरी 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रभावी किया गया था। इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? लॉर्ड मैकले। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैत शासन डायरकी स्थापित हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में द्वैत शासन स्थापित हुआ था। केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांट दिया गया, भारतीय संविधान सभा तथा भारतीय राज्य परिषद।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैत शासन स्थापित हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? न्यायिक योजना 1790। लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक योजना 1790 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अन्य न्यायिक सुधार निम्न में हैं। निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित करना। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना, 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना। राजस्व न्यायालय भंग करके जिले में राजस्व अदालतों की स्थापना। सब कानूनों का संग्रह करके एक कानून का निर्माण करवाना, जिसे कॉर्नवालिस कोर्ट की संख्या दी गई। देखो, पहली बात आपको याद क्या रखना है, फैक्ट में देखो सब कुछ याद रखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि इतना नहीं आएगा। देखो क्या आएगा मैं बताता हूँ। एक तो ये याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या काम करे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पद की नियुक्ति होती है वो इसने करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। सबसे पहले मतलब जिसने पद का नामांकन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, किसने बनाया था ये पद? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसमें न्यायिक और राजस्व दोनों अलग अलग विभागों को उसमें बांटा था। न्यायिक को जज देखता था और उसको जो राजस्व वाला जो भी और काम होते थे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता था। ठीक है। एक तो वो याद रखना। दूसरा याद क्या रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? न्यायिक योजना 1793। ये याद रखना, डेट 1790। ठीक है। तीसरा क्या याद रखना है, ज़्यादा नीचे को मत, इतना नहीं भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्ट यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थापित करना। निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने स्थापित करा था, पूछेगा क्वेश्चन में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये याद रखना। अब देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जो मोस्टली हमारी अदालत, राजस्व या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ये जिसने भी करी थी, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही करी थी इसका। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिसने ये सब राजस्व, न्याय, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था, जिसने भारत में ये सब चीज़ों के का मतलब एक वो चलाई थी प्रतिक्रिया। ठीक है। जैसे आज तक का फॉलो करते हैं हम लोग। भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था किस चार्टर के द्वारा? 1833। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन चार्टर एक्ट 1833 के अधीन हुआ था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था 1833 चार्टर के द्वारा। 1833। पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था वर्ष 1909 के अधिनियम द्वारा। पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को प्रथम बार 1909 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मौर्य तथा वायसराय मिंटो के नाम पर माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था 1909 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांत को दे दिया गया था तथा उन पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? चार्टर ऑफ 1600 को।
चार्टर ऑफ 1600 को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई थी। अच्छा, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश का या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था, नहीं देगा इसने 1935 प्रमुखतः अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, साइमन आयोग रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श तथा नेहरू रिपोर्ट पर आधारित था। इसके अतिरिक्त इस पर संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट और लोथिया रिपोर्ट के भी कुछ प्रावधान सम्मिलित किए गए थे। अच्छा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना को कानूनी जामा पहनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। माउंटबेटन योजना को कानूनी जामा पहनाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। अच्छा, इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। ठीक है, ये 18 जुलाई कर लेना इसको। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय, एक बार तुक्का लगाएं, विट्ठल भाई जी। देखते हैं क्या है आंसर। हाँ, विट्ठल भाई जी है। चलो, फैक्ट कह रहा है ब्रिटिश शासन में केंद्रीय विधानसभा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निम्न सदन था। इसका निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन किया गया था। कभी कभी इसे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते थे। भारत की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया गया। अतः भारतीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई जी पटेल थे, विट्ठल भाई जे पटेल थे। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? पहला कह रहा है राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हुआ था, अधिनियम में क्या सही नहीं है कह रहा है। दूसरा कह रहा है बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लास्ट है राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। ये कह रहा है आंसर बी। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का सृजन हुआ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहकर इसकी आलोचना की। उनके विचार में रक्षा उपायों के बोझ से दबा अधिनियम एक ऐसी मशीन है जिसके ब्रेक तो मजबूत थे किंतु उसमें कोई इंजन नहीं था। मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह अधिनियम भारत से लोकतांत्रिक प्रतीत होता है किंतु अंदर से यह बिल्कुल खोखला है।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन पद्धति से भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकार बताया। निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना इसमें दो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक है 1935 का। तो जो क्वेश्चन के बिहाफ में है वो है 1935 का। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्याधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 लिख लेना है। 1773 के ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्होंने 1867 से 68 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये लगाया था। ये कब की बात है? 1867 से 68 के बीच में। ठीक है। दादाभाई नौरोजी के बारे में 2-3 फैक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं पहले। एक तो हो गया कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का पितामह कहा जाता है। 2 हो गए। और जो भी इनने ये आय से रिलेटेड जो भी काम होंगे ना, आप लोग किसी भी क्वेश्चन में देखना, जो हम लोगों ने लास्ट पहले भी क्लियर कर रखे हैं, जिसने नहीं देखी होगी मेरी वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो जो भी आय से रिलेटेड, जो भी भारत में इन चीज़ों से रिलेटेड, मतलब जीएसटी वैसे रिलेटेड जो भी थे ना पॉइंट्स, ये सारा का सारा दादाभाई नौरोजी को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है। देखना आप लोग आगे भी अगर क्वेश्चंस करोगे उसमें दादाभाई नौरोजी का ही नाम आएगा। नेक्स्ट हमारा रियासतों का एकीकरण। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। यह संगठन ब्रिटिश भारत की रियासतों में रहने वाले लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य रियासतों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करना और जनता के हितों की रक्षा करना था। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पुर्तगाली। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगाली के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखना पड़ा। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे तथा 1961 में भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय भी पुर्तगाली थे। अच्छा, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रीवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राजा। अब इससे बड़ा इतना बड़ा फैक्ट है, ये भी पढ़ लेते हैं जरा सा। फैक्ट क्या कह रहा है, राज भत्ता, निजी कोष, प्रीवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलाने वाले विशेष धनराशि को कहा जाता है। भारतवर्ष में राज भत्ता देने की परियोजना की शुरुआत सन 1950 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। इंग्लैंड, जापान या अन्य यूरोपीय देशों जहां केवल एक राजवंश या राजपरिवार होते हैं के विपरीत भारत में गणराज्य के शुरुआती वर्षों में केवल 562 राजवंश थे। ये भारत में उन पूर्व राज्यों के राजवंश थे जिन्होंने नव स्वतंत्र भारत अर्थात भारत अधिराज्य डोमिनियन ऑफ इंडिया में अपने रियासतों को संधि द्वारा भारतीय संघ में पहले शामिल किया एवं बाद में अपने राज्यों को भारत गणराज्य में संपूर्णतः विलीन कर आधुनिक भारत को स्थापित किया था।
इन सम्मिलित रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन जीवन यापन हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष धनराशि एवं भत्ते दिए जाने का प्रावधान था। इस विशेष वार्षिक धनराशि को राजभत्ता, निजी कोष या प्रीवी पर्स कहा जाता था। इस अलोकतांत्रिक भत्ते को 26वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1971 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रीवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राजा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? 1935 का अधिनियम, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ये देखो कहाँ पढ़ा था? 1935, यहीं भी पढ़ा था। भागों में बांट दिया भारत में। बर्मा 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 कहाँ गया बर्मा? अभी तो पढ़ा यार। चलिए कैसे हट गया भाई? कहाँ गया यार? यहाँ तो पढ़ा था हमने। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जो भी है फिलहाल। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत में किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो 1935 के अधिनियम। अब पढ़ लेते हैं फैक्ट वगैरह। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से बर्मा को पृथक कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। इस अधिनियम द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विविध। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ से आप मोस्टली देखो पहला ही क्वेश्चन वीडियो पटवारी का 21/9/2025 का टकरा गया, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे जो रिसेंट में आए हुए हैं। देखो सारे 1925 2025 2024 2025 के क्वेश्चन होंगे यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, बिल्कुल सही है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909। 1909 लखनऊ पैक्ट 1916। हिंदू महासभा का गठन 1915। बंगाल विभाजन 1905, पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909, लखनऊ पैक्ट 1916, हिंदू महासभा का गठन 1915। बंगाल विभाजन 1905, पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909, लखनऊ पैक्ट 1916, हिंदू महासभा का गठन 1915। ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? न्यायपालिका। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध न्यायपालिका से है। इस बिल को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, क्योंकि इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मामले की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि पहले नहीं था। यूरोपीय समुदाय के विरोध के कारण बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया था। ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? न्यायपालिका। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो एक बार के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ कि मेरे को आंसर नहीं पता है। एक बार खुद भी ट्राई करते हैं, क्योंकि अब इतने सारे क्लियर कर दिए ऊपर। अदालत प्रणाली, मेयर कोर्ट, क्या कह रहा है? निम्नलिखित को कालानुक्रमिक उसमें वो करिए। अदालत प्रणाली, मेयर कोड, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता। डेट है इनमें? हाँ डेट ही है यार। मेयर कोड 1726। ठीक है। अदालत प्रणाली 1726। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय 1774। 1774। उच्च न्यायालय 1862। 1862। ठीक है। 2143। 2143।
मेयर कोड 1726, अदालत प्रणाली 1726, सर्वोच्च न्यायालय 1774, उच्च न्यायालय 1862, उच्च न्यायालय 1862, उच्च न्यायालय हो गया हमारा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो हुआ, हाई कोर्ट, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता 1774, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। इन्हें लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित हैं? 1, 2 और 3। कैंपबेल आयोग, लयाल आयोग, कैंपबेल आयोग, लयाल आयोग, स्ट्रेचरी आयोग अकाल, हंटर आयोग शिक्षा से है। अच्छा, हंटर आयोग शिक्षा से है। पूछा क्या था? अकाल से संबंधित स्ट्रेची, कैंपबेल, लयाल, ठीक है, और हंटर आयोग शिक्षा से, ठीक है। कामगाता मारू प्रकरण में कौन संबंधित थे? बाबा गुरदीत सिंह। कामगाटा मारू की घटना 1914 ईस्वी में हुई थी, जब कामगाटा मारू नामक जहाज लगभग 376 भारतीय यात्रियों, ये मैंने पढ़ाया है लास्ट, उसमें हमने वीडियो में कवर कराए, को लेकर कनाडा के बैंकूर बंदरगाह पर पहुंचा, जिसका नेतृत्व गुरदीत सिंह कर रहे थे। गुरदीत सिंह जो ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ थे। कनाडाई सरकार ने इन यात्रियों को उतारने की अनुमति नहीं प्रदान की और उन्हें वापस भारत भेज दिया, ठीक है। निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 सही था। खिलाफत एवं असहयोग 1921 सही है। लखनऊ समझौता अभी पढ़ा है हमने, लखनऊ पैक्ट 1916, ये है देखो, लखनऊ पैक्ट 1916। होम रूल लीग का गठन 1916 है, ठीक है। होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट 1916 के हैं, याद रखना, दोनों एक साथ हैं। होम रूल लीग और लखनऊ। खिलाफत और असहयोग 1921, जलियांवाला बाग 1919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज्य दल का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास। स्वराज्य पार्टी का कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कई महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे असहयोग आंदोलन की वापसी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनावों के बाद हुआ। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, ठीक है। अब जैसे इस बार के पेपर में इसने 2021 के पेपर में पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगले पेपर में पूछ सकता है कि सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। दोनों को याद रखना, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा हर बार। ये तो थे जी अध्यक्ष और ये थे सचिव, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। भूला भाई देसाई कौन थे? भूला भाई देसाई एक वकील, ठीक है। क्या कह रहा है? भूला भाई देसाई भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता व वकील थे। सन 1930 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण भूलाभाई देसाई को 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना का दंड मिला था। संसदीय नेतृत्व का भूलाभाई देसाई में अनुपम गुण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के रूप में जाना जाता है? अरे यार, दादा भाई नौरोजी कितनी बार पढ़ेंगे इनको, ठीक है। प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थापित होने जा रहा है? राजगीर। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जो बिहार राज्य के राजगीर में स्थापित है। ये 2009 का क्वेश्चन है, ये नहीं कि अभी तुम पढ़ रहे हो तो अभी पूछा है, 2009 में पूछा गया है लास्ट। प्रथम रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना 1926 के रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर सन 1929 में हुई। अब 1929 तो इसमें दिया नहीं है,
1929 हो जाएगा। ठीक है जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, पढ़ा है हमने लास्ट टाइम। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता था, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यहाँ से चलो एक फैक्ट और क्लियर हो गया। जैसे दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, अब यहाँ से ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले। ग्लैडस्टोन याद रखना, कहीं पे पॉइंट बना लेना। ग्लैडस्टोन पॉपुलर नेम ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले याद रखना भाई। ठीक है। निम्न में से कौन अतिवादी नेता था? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति का अध्ययन किया तथा वर्ष 1893 में भारत लौट आए। अपने जीवन के प्रथम चरण में वे एक क्रांतिकारी थे, जिसमें उन्हें कांग्रेस की भरपूर आलोचना की और इस विषय में उन्हें न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जैसे लेख प्रकाशित किए। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंदो घोष। 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद थे। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुई, जिसमें स्वामी सहजानंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? बम्बई। फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह सर्वप्रथम बम्बई से प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी द्वारा किया गया। यह विद्रोह मुख्यतः रंग भेद, खान पान, वेतन भत्ते में हो रहे भेदभाव के कारण किया गया। सरदार पटेल के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के घटते क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर है इसका डी, पहले लगा लेते हैं। ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 का है, 1828। प्रार्थना समाज 1867। आर्य समाज 1875। रामकृष्ण मिशन 1897। इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? क्या होगी? पहले ब्रह्म है, फिर प्रार्थना है, फिर आर्य है, फिर रामकृष्ण मिशन है। ब्रह्म, प्रार्थना, आर्य। एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन डेट भूल जाओगे तुम, वहाँ तो डेट आएगी। लेकिन ऐसे आएगा भी तो नहीं, वहाँ तो तारीखें आएंगी। कंटिन्यूस ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे? चलो ऐसे याद रखना पड़ेगा। रामकृष्ण ब्रह्म समाज 1828, वरना एक ट्रिक इसमें बन जाती है अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता। देखो, ब्रह्म समाज ब्रह्मा जी से बना देते हैं हम लोग। ब्रह्मा भगवान होते हैं। प्रार्थना समाज ब्रह्मा जी की हम लोग प्रार्थना करते हैं। पहले ब्रह्मा आ गए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना आ गई। आर्य का आ ले लो, रामकृष्ण का राम ले लो, आ राम। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि आ राम। बस अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो भाई ऐसे बन सकता है, और कोई तरीका नहीं है याद रखने का। ब्रह्मा से प्रार्थना, आ राम, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। अब तारीख कैसे याद होगी? सब 1800 में है। 1828, 67, 75, 97। 1828 पहली है ना ब्रह्म समाज। ब्रह्म से प्रार्थना, आराम। ब्रह्म प्रार्थना आराम। चलो डेट याद कर लेंगे फिर। ये तो मेन तो ये है ना याद करना। अगर डेट नहीं भी आई तो ये भी आ सकता है। चलो जो भी आएगा। निम्न में से कौन घटना सबसे अंत में हुई? गांधी इरविन पैक्ट। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को।
साइमन कमीशन का आगमन 1928 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। 1919 को जलियांवाला, चौरी चौरा 1922, साइमन कमीशन 1928, गांधी इरविन 1931। 3 साल का फर्क इसमें है, 6 साल का इसमें है, 3 साल का इसमें है। 3 सबसे पहले कौन सी हुई थी? जलियांवाला 1919, फिर हुई है चौरी चौरा 1922, फिर यहाँ से 6 जोड़ना है, इसमें 3 है, 6 है, फिर 3 है, यहाँ से 3 कर दिया। अब 6 जोड़ के साइमन कमीशन आ जाएगा 1928 में, फिर यहाँ से 3 जोड़ोगे 1931 में गांधी इरविन पैक्ट है। भाई बिना ट्रिक के इनको याद कर ही नहीं सकते, तो सारी डेट है कि कहाँ तक याद करोगे बिना ट्रिक के, ऐसे याद रखनी पड़ेंगी ये। देखो चौरी चौरा गांधी इरविन, एक एक डेट याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो जो तुम्हें इजी लग रही है। देखो जलियांवाला बाग याद करनी पड़ेगी क्योंकि पहले यही हुई है 1919 में अमृतसर में, ठीक है। 1919 में आप 3 जोड़ोगे, चौरी चौरा में पहुंच जाओगे 1922 में। 1922 में 6 जोड़ोगे 1928 के साइमन कमीशन में आ जाओगे। 1928 में फिर 3 जोड़ोगे गांधी इरविन में आ जाओगे, ठीक है। 3 6 3 3 चारों डेटें आ जाएंगी। निम्नलिखित में से मैं, भाई मेरी ट्रिक के हिसाब से मत चलना, अपने हिसाब से चलना, मेरे पास तो बुक है, ठीक है, मैं कल सुबह फिर पढ़ सकता हूँ इसको। तो अपना एक बार कहीं पर कॉपी में लिख लेना, जो आप लोगों को ट्रिक अपने हिसाब से बेस्ट लगेगी वो बैठ के चलना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, याद रखना, अभी पढ़ा है मैंने। और गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लैडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका गए और उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन इसलिए चुना था क्योंकि यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। ये फैक्ट है, ठीक है भाई, याद रखना इसको। निम्नलिखित में किसने 1941 ईस्वी में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय। वर्ष 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन मदन मोहन मालवीय ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिक थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रैनविल ऑस्टेन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक ग्रैनविल ऑस्टेन है, ठीक है। विनोबा भावे का पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे जी द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विनोबा भावे ने महिलाओं के लिए खास तौर से यह आश्रम बनवाया था। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया गया था जो मीराबाई की तरह अपने जीवन को साध्वी की तरह रहना चाहती हैं। आश्रम की महिलाएं इसे आश्रम नहीं ब्रह्म विद्या मानती थी, ठीक है। विनोबा भावे का पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति के विचार को किसने प्रतिपादित किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति के विचार को जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादित किया। 5 जून 1975 की विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया। यह क्रांति उन्होंने बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की थी, ठीक है। 2012 क्वेश्चन है वैसे तो। निम्नलिखित संयोजनाओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? CND कह रहा है, CND। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी तिलक अगरकर एवं चिपलुनकर। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह। प्रार्थना समाज गोविंद रानाडे एवं आत्मरंग पांडुरंग। अच्छा, ठीक है।
अगला क्या है? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विट्ठल भाई पटेल भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। विट्ठल भाई पटेल अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है। ठीक है। किस साल में भारत में मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में प्रारंभ की गई थी? 1726 में मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में 1726 में के चार्टर में स्थापित की गई थी। यह ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च न्यायालय थे। ठीक है। महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला सेठ। गांधी जी 24 मई 1893 को दादा अब्दुल्ला झावेरी के कानूनी मामले में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। गांधी जी लंदन से प्रशिक्षित वकील होने के साथ साथ गुजराती भी बोलते थे। यह डरबन स्थित व्यापारी के लिए एक पारिवारिक वाणिज्यिक विवाद को सुलझाने के लिए एकदम सही था। वंडर दैट वॉज इंडिया अद्भुत भारत पुस्तक के लेखक कौन थे? A.L. बाशम। वंडर दैट वॉज इंडिया पुस्तक के लेखक आर्थर लेवेलिन बाशम हैं। 1954 में इसे प्रकाशित किया गया था। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। R.C. मजूमदार एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट इंडिया, ये R.C. मजूमदार की हैं। रोमिला थापर की क्या है? अशोक और मौर्यों का पतन। अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान। जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है। सीमांत गांधी का वास्तविक नाम क्या था? बे यार पीछे पढ़ा था हमने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। देखना सही होगा ये, देखो। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वो शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने संयुक्त भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना हुई थी? 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेताओं ने महसूस किया कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता लाना जरूरी है। इन समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर नासिक जेल में कुछ युवाओं ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इस पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि नेता शामिल थे। ठीक है। भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी है? लॉर्ड होल्डर सोसाइटी। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लॉर्ड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, का गठन किया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? 1874। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को वर्ष 1874 में सिविल सेवा से हटाया गया था। सिविल सेवा से पदच्युत के होने के पश्चात 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की स्थापना की गई सन 1927 में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी के सलाह पर पुरुषोत्तम ठक्कर तथा घनश्याम दास के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ भी कहा जाता है। अच्छा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में की गई थी। ठीक है। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? महात्मा गांधी। शिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित थी। यह योजना वर्ष 1937 में लाई गई थी, जो बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। वर्धा शिक्षा योजना के निम्न अंग थे: सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा। ठीक है। बात में करेंगे, अभी तो 500 तक का निपटा देते हैं।
निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? साइमन आयोग ने। साइमन आयोग ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू किया गया। किसी भारतीय का साइमन आयोग में शामिल न किए जाने से के कारण आयोग का व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? साइमन आयोग ने। ठीक है, वर्ष 1945 की वेवेल योजना का घोषित उद्देश्य क्या था? भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। वर्ष 1945 की वेवेल योजना का उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना था। इस योजना का अन्य उद्देश्य निम्न थे। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। दूसरा था कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम लगाइए, कालानुस्रा लगाइए। पहला है क्रिप्स शिष्टमंडल मार्च 1942। क्रिप्स शिष्टमंडल मार्च 1942। वेवेल योजना जून 1945। जून 1945। मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल मार्च 1946। मार्च 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। 1946 की दो हैं देखो घटनाएं। पहली है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल मार्च 1946 को और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। फिर आते हैं हम लोग, सबसे पहला है क्रिप्स शिष्टमंडल मार्च 1942। ठीक है, और अगर आपको सेम ईयर के याद रखने हैं, सेम ईयर का है मंत्रिमंडलीय और अंतरिम सरकार का गठन, 2 ये हो गए। फिर है वेवेल योजना जून 1945 की। ठीक है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया पूर्ण स्वराज में। पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने का सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिनियम के अध्यक्ष चुने गए। नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी का निर्णायक भूमिका थी। इसी अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया। 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस ये कैसे हो गया? कुछ मिस्टेक है क्या इसमें? दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोड़ दिया पूर्ण स्वराज। भाई मैं इसको देखूंगा, हाँ इसको आप लोग देख लेना। बट मतलब MCQ का आंसर सही है, बट यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, क्योंकि 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस होता है, ये तो 15 अगस्त का है स्वतंत्रता। ठीक है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। इस आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम था। यहाँ पर रहते हुए वर्ष 1930 तक गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े, इसलिए यह ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस आश्रम में गांधी जी ने एक पाठशाला जैसा स्थान भी बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले लोगों को मानव श्रम, खेतीबाड़ी और शिक्षा का महत्व समझाना था और साथ ही आश्रम के अनुयायियों को प्रशिक्षित करना था। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1865 से 1929 पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध संयुक्त पंजाब के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक व कर्म दल के नेता थे।
वंदे मातरम नामक मासिक पत्रिका के संपादक रहे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किए गए लाठी के प्रहारों से 1928 इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई। राजधानी दिल्ली को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने प्लान किया था, इसलिए इसे लुटियन दिल्ली भी बोलते हैं। अच्छा, लुटियन दिल्ली याद रखना भाई। ठीक है, आज हमारे फिर से 100 MCQs क्लियर हो गए हैं। डेली हम लोग 100 MCQs का टारगेट रखेंगे। अब हमारे इस मॉडर्न इंडिया में कितने रह गए MCQs? 56 और रह गए। जिस दिन मैं लास्ट अब ये 56 कराऊंगा उस दिन मैं पूरी एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों को MCQs वो करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा सारे, जहाँ से मैंने यहाँ से शुरू करे थे ना, फर्स्ट डे से, आधुनिक भारत का इतिहास से। यहाँ से हम लोग पूरा एक बार रिवाइज मान लेंगे। ठीक है, ताकि हमने जो पढ़ रखा है वो याद हो जाए। तो यार अगर वीडियो सही लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।